आज अपने पुराने वादे के तहत हम लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पहल के पेज पर मिलते हैं और इस पेज के माध्यम से, चूंकि हम लोगों ने आप लोगों से बात कही थी कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्लेटफॉर्म पर हम आपके सामने हाजिर होंगे, तो आज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भारतीय राज्य व्यवस्था की क्लास के साथ मैं डॉक्टर पंकज कुमार आपके समक्ष हूं। आज राज्य व्यवस्था के संवैधानिक पक्षों पर चर्चा करेंगे, क्योंकि इसके ऐतिहासिक बैकग्राउंड की बात हमारी इतिहास वाली क्लास में होगी, इसलिए हम उस वाले सेगमेंट को पूरी तरह छोड़ रहा हूं। आज सिंपली मैं बात करूंगा संविधान सभा से कि संविधान सभा का गठन कैसे हुआ, संविधान सभा के मेंबर्स कितने थे, या संविधान सभा की उपयोगिता क्या थी, और आने वाले एग्जाम में जब परीक्षाओं में किन किन तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, इन सभी तरह के प्रश्नों की चर्चा हम लोग करेंगे। संविधान सभा का जिक्र सबसे पहली बार भारत के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो गांधी जी ने पहली बार 1922 में जिक्र किया था इसका, और उन्होंने कहा कि 22 में उन्होंने कहा था कि भारतीयों के लिए एक संविधान सभा का गठन होना चाहिए, कि जो संविधान सभा भारतीयों के लिए एक संविधान का निर्माण करेगी। लेकिन यह कल्पना उनकी साकार नहीं हो पाई थी, और लेकिन उस समय सबसे बड़ी बात थी कि अंग्रेज चूंकि भारत में शासन कर रहे थे, तो अंग्रेजों की तरफ से आखिर में प्रस्ताव आना चाहिए था कि भारत के संविधान बनाने के लिए संविधान सभा का गठन कैसे किया जाए या फिर कैसे हो सकता है। तो अगस्त 1940 में दूसरा जो प्रस्ताव आया वो आया था कि अगस्त 1940 में अगस्त प्रस्ताव, इसको बोलते हैं अगस्त प्रस्ताव बोलते हैं, और 1940 में यह अंग्रेजों के द्वारा मतलब कि आप अगर इसको ये कहें कि उस समय वायसराय था लिनलिथगो, उसके द्वारा अगस्त प्रस्ताव लाया गया कि उसने कहा था कि इस प्रस्ताव के तहत उन्होंने कहा कि भारत में एक संविधान सभा का निर्माण किया जाएगा जो भारतीयों के लिए संविधान का निर्माण करेगी, और वह उसमें एक सबसे जो टिपिकल बात थी वो थी कि मुख्यतः भारतीय लोग भी इसमें शामिल होंगे। क्योंकि उसमें मुख्यतः भारतीय लोगों के शामिल होने की बात थी, अर्थात ये तो तय था कि भारतीयों के अलावा भी लोग शामिल होंगे। यह बात उस समय राष्ट्रीय आंदोलन का जो नेतृत्व कर रहे थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, उसको बड़ा नागवार गुजरी। उन्होंने तुरंत इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया और इस प्रस्ताव को वहीं पर उन्होंने खारिज कर दिया। फिर बात और आगे बढ़ी 1942 में क्रिप्स मिशन, आप नाम सुने होंगे कि क्रिप्स मिशन आया, और क्रिप्स प्रस्ताव करके रूप में आया। इसके जो मेन सर स्टेफर्ड क्रिप्स जो इसके अध्यक्ष थे क्रिप्स मिशन के, और क्रिप्स मिशन में भी यही बात कही गई कि युद्ध के समाप्ति के बाद, क्योंकि उस समय द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, पूरा विश्व द्वितीय विश्व युद्ध के चपेट में था, और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के लिए क्रिप्स मिशन ने कहा कि युद्ध के समाप्ति के बाद सभा का गठन किया जाएगा और फिर वो अपने भारत के संविधान का निर्माण करेगी। एक सिरे से इसको भी खारिज कर दिया गया, क्योंकि उस समय पूरा विश्व द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हो चुका था, और अंग्रेज भी इसी उम्मीद के साथ कह रहे थे कि युद्ध जीतने के बाद हम भारत को आजादी दे देंगे या संविधान सभा का निर्माण कर देंगे। तो मतलब इसी क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव को महात्मा गांधी ने पोस्ट डेटेड चेक भी कहा कि एक ऐसा चेक है जो पता ही नहीं है कि कब भेजेगा, या उस बैंक का चेक है जो बैंक पहले से ही करप्ट हो चुकी है, कंगाल हो चुकी है। प्रश्न बार जो प्रश्न इसका पूछता है कि संविधान सभा का जो गठन है, ये संविधान सभा का जो गठन है, इस गठन का जो किस योजना के तहत इसका गठन किया गया। तो योजना की जब बात करते हैं तो इसका मतलब कि कोई ऐसी योजना थी जिसके तहत हम संविधान सभा का गठन कर पाए थे। तो इसको कैबिनेट मिशन, जैसे मैंने कहा 42 के बाद जब आया तो कैबिनेट मिशन आया था, और कैबिनेट मिशन
कैबिनेट मिशन जो था, मिशन या योजना कह लीजिए कि कैबिनेट मिशन या कैबिनेट योजना जो था, इसी योजना के अंतर्गत यह संविधान सभा का गठन का प्रस्ताव था और इसी योजना के तहत संविधान सभा का गठन किया गया। अब कैबिनेट मिशन में जो मेन इसके थे पैट्रिक लॉरेंस थे, और जो क्रिप्स, यहाँ पे जो क्रिप्स हमने पढ़ा 42 वाला, ये क्रिप्स भी इसमें थे, स्टेफर्ड क्रिप्स साहब थे, और एबी अलेक्जेंडर। 3 लोगों, उस समय चूंकि कैबिनेट मिशन का आशय है कि ब्रिटेन के कैबिनेट में 3 कैबिनेट मंत्री थे, और ये कैबिनेट मंत्री ऐसे थे कि यह तीनों आए, और कैबिनेट मिशन इसीलिए इनके नाम के कारण कैबिनेट मिशन कहा जाता है, और इसी योजना के अंतर्गत भारत में संविधान सभा का गठन किया गया। अब प्रश्न उठता है कि आखिर में संविधान सभा का गठन तो हो गया, अब इसमें किस तरह इसका गठन किया जाए, किस तरह मेंबरों की संख्या रखी जाए, या किस तरह से यह संविधान बनाने की प्रक्रिया में आगे बढ़ेंगे लोग। अब इसमें संविधान सभा के निर्माण के समय हमने देखा कि इसमें सबसे पहले 300 टोटल मेंबर की जो संख्या रखी गई थी वो रखी थी 389, 389 मेंबर इसमें रहेंगे। और 389 मेंबर का आधार क्या होगा, किस तरह, अगर हम कहते क्यों नहीं इसको हम 400 कर दिए, क्यों नहीं 500 कर दिए, क्यों नहीं 200 कर दिए, तो प्रश्न यह है कि एक प्रश्न बनता है कि आखिर में 389 मेंबर ही क्यों। तो बड़ा सामान्य सा इसका समझने के स्तर पर है कि उस समय, वर्तमान में जब संविधान सभा का निर्माण हो रहा था 1946 के समय, उस समय बात यह थी कि 389 मेंबर इस आशय से रखे गए थे कि उस समय लगभग 40 करोड़ भारत की आबादी थी। तो एक अप्रोक्स माना गया कि 10 लाख आबादी पर एक मेंबर रहे, 10 लाख आबादी पर एक मेंबर रहे, और इस 10 लाख आबादी के कारण एक अप्रोक्स बनाया गया कि 389 मतलब कि 40 से थोड़ा कम 38 लाख, मतलब एक पूरा 40 करोड़ 1 करोड़ 40 करोड़ से थोड़ा सा कम हिसाब में 10 लाख पर एक मेंबर, 389 मेंबर का हिसाब बनाया गया और इतने मेंबर को बना रखा गया। ये हो गया इसका। दूसरा चीज है कि आखिर में 389 मेंबर थे, तो कैसे कैसे मेंबर इसमें शामिल थे। उस समय कुछ क्षेत्र थे, ऐसे क्षेत्र थे जो अंग्रेजों के सीधे अधीन थे, अंग्रेजों के अधीन थे। तो अंग्रेजों के अधीन वाले क्षेत्र, अधीन वाले क्षेत्र, तो अंग्रेजों के अधीन वाले क्षेत्र है, या और एक था रजवाड़े, जो डायरेक्ट अंग्रेजों के अधीन तो नहीं थे, लेकिन यह भी अंग्रेजों अपनी किसी न किसी पॉलिसी के तहत राजाओं पर भी अपना अधिकार जमा के रखे थे। अब अंग्रेजों के जो अधीन वाले जो क्षेत्र थे वो पूरी तरह जो थे वो 292, वहां से 292 मेंबर लिए गए थे, और इनके यहां से कितने मेंबर लिए गए थे, फिर इनके यहाँ 93 मेंबर लिए गए रजवाड़े से। तो वह कि 93 मेंबर रजवाड़े से होंगे और 292 मेंबर होंगे अंग्रेजों के अधीन क्षेत्र से। लेकिन 292 के अलावा 4 और ऐसे जो क्षेत्र थे, इन 4 क्षेत्रों को कहा जाता था चीफ कमिश्नरों का प्रांत, जहां उस समय चीफ कमिश्नर प्रांत कहा जाता। जैसे कि उस समय जो मेन जो 4 जो क्षेत्र थे वो कौन कौन थे, एक तो दिल्ली, जो भी दिल्ली वर्तमान में है वही दिल्ली, दूसरा था अजमेर, तीसरा अजमेर, इसको या क्या कहते हैं अजमेर कहते हैं, तीसरे को कहते हैं कुर्ग, जो अभी ये कर्नाटक में है, और चौथा है बलूचिस्तान, जो अभी पाकिस्तान में चला गया है, तो 4 ऐसे क्षेत्र थे जो चीफ कमिश्नर के प्रांत थे। जैसे आजकल हम देखें कि केंद्र शासित प्रदेश होते हैं, उसी तरह के 4 प्रांत थे। तो ये भी दिल्ली, अजमेर, कुर्ग और बलूचिस्तान, इसमें एक जो प्रांत है यह पाकिस्तान में चला गया, 3 भारत में रहे। तो कुल मिलाकर कितना होगा 296 मेंबर यहाँ से, 93 मेंबर जो आप कहते हैं वो रजवाड़े से। इनका होना था चुनाव, एक्चुअली यह नॉमिनेशन के तहत नहीं थे, ये निर्वाचन के माध्यम से आने वाले थे, और ये नॉमिनेशन के माध्यम से आने वाले थे कि राजा जो थे वो अपने प्रतिनिधियों को भेजते वहां पर, और भेजकर यहाँ पर जाकर इसको अपने मेंबर भेजते जो संविधान सभा में संविधान के निर्माण की प्रक्रिया में लोग शामिल हो पाते। ये हो गया आपका मेन। दूसरा चीज, अगर इसको देखिए कि जो
दिल्ली, इसको हम कहते हैं इसको मेरवाड़ा, अजमेर को कहते हैं मेरवाड़ा भी कहते हैं, मेरवाड़ा जगह भी इसको बोला जाता है। तो 2 शब्द थे इसके लिए। और इस तरह 389 मेंबर को अगर हम देखें तो 389 मेंबर में 292 सीधे अंग्रेजों के द्वारा जो प्रशासन किया जा रहा था वो क्षेत्र थे। 4 चीफ कमिश्नर का प्रांत था। 93 ऐसे मेंबर थे जो राजाओं के रजवाड़े से लिए जाने वाले थे। और इस तरह मिला के 389 मेंबर संविधान सभा में शामिल होने वाले थे, बैठने वाले थे या मिलकर संविधान का निर्माण करने वाले थे। चलिए आगे बढ़ते हैं इसको। अब हम बात करें कि चूंकि सबसे पहला बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ, सब फैक्ट्स हैं, थोड़ा सा फैक्ट देखना पड़ेगा हमें क्योंकि फैक्ट से प्रश्न पूछते हैं, तो इसलिए फैक्ट के बारे में चर्चा करना बहुत जरूरी है कि 9 दिसंबर 1946 को पहला बैठक हुआ। पहली बैठक में सबसे पहली बैठक में जो इसके जो अध्यक्ष बने थे वो अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा को इसलिए अध्यक्ष बनाया गया क्योंकि पूरे संविधान सभा में जो लोग बैठे थे उसमें सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे यार, और ये बुजुर्ग व्यक्ति होने के कारण इनको अध्यक्ष बनाया गया। लेकिन चूंकि एक चीज और इसमें फैक्ट है कि इस बैठक में मुस्लिम लीग जो थी वो इसका बहिष्कार किया था और इस बैठक में, पहले बैठक में मुस्लिम लीग के 73 सदस्य जो थे या इसमें अनुपस्थित रहे, वो शामिल नहीं हुए। दूसरा चीज, इसीलिए एक बड़ा फेमस स्टेटमेंट है चर्चिल जो उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री हुआ करता था, विंस्टन चर्चिल कहता है कि यह एक ऐसे विवाह है जिसमें दुल्हन ही गायब है। उसने मुस्लिम लीग की तुलना दुल्हन से किया कि एक ऐसा विवाह जिसमें दुल्हन ही गायब है। कई बार मैं इसको एक उत्तर प्रदेश के पीसीएस एग्जाम में बहुत पहले एक बार प्रश्न पूछ चुका था स्टेटमेंट के रूप में, तो यह याद रखिएगा आप लोग कि एक ऐसा विवाह जिसमें दुल्हन गायब है, ये चर्चिल साहब कहते हैं। और इसमें इतना ही नहीं था, साथ में था कि पहले बैठक में मात्र 207 मेंबर ही शामिल हुए, जिसमें 73 तो पहले एब्सेंट थे, ये मुस्लिम लीग वाले, ये तो गए ही। लेकिन 207 क्यों हुए? क्योंकि अगर 207-73 जोड़ा जाए तो भी जो 389 का आंकड़ा है काफी पीछे रह जाता है। तो बहुत ऐसे मेंबर जो थे नहीं आए थे पहले वाली बैठक में। अक्सर आप देखते होंगे कि बहुत से मेंबर कई जगह अनुपस्थित हो जाते हैं, आजकल की लोकसभा की कार्यवाही में भी बहुत से मेंबर अनुपस्थित हो जाते हैं। तो यह स्थिति ऐसी थी कि 389 मेंबर होने थे, पूरे चुन के आए थे, जिसमें 73 मुस्लिम लीग वाले अनुपस्थित थे, बहिष्कार किया, 207 ही शामिल हुए थे। एक फैक्ट और आपको यहाँ याद रखना होगा कि पहली बैठक में टोटल 9 महिलाएं ही बैठक में शामिल हुई। वैसे तो 389 में पूरी टोटल 15 महिलाएं ही शामिल थी, पूरे संविधान सभा में, लेकिन पहली बैठक में 9 महिलाएं ही शामिल हुई। इसको ध्यान रखिएगा। कई बार प्रश्न पूछता है कि संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थी, तो अगर कुल महिलाएं पूछता है तो 15 महिलाएं ऑप्शन सही होगा। अगर पूछता है कि प्रथम बैठक में कितनी महिलाएं शामिल थी तो 9 महिलाएं शामिल थी, यह उत्तर सही माना जाएगा। अब उसके बाद में 11 दिसंबर के पहली बैठक आपको हुई 9 दिसंबर 1946 को, लेकिन दूसरी बैठक जब हुई 11 दिसंबर 1946 को, तो इस दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए संविधान सभा के। अब इस दिन से ये पूरे संविधान सभा की कार्यवाही का पूरा हिसाब किताब लेखा जोखा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी देखने लगे। यही बाद में भारत के प्रथम राष्ट्रपति चुने गए। ये हम लोग सभी इस चीज को जानते हैं। और अस्थायी इनको अध्यक्ष बनाया गया। 13 दिसंबर को 46 को नेहरू मतलब जवाहरलाल नेहरू जी ने एक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया कि समय उद्देश्य प्रस्ताव का मतलब कि नेहरू जी ने क्या किया, उद्देश्य प्रस्ताव
पास लाया था कि यह उद्देश्य प्रस्ताव के संविधान के प्रारूप कैसा हो, संविधान कैसा हो, अर्थात सरकार का ढांचा कैसा हो, संविधान की प्रस्तावना कैसी हो, संविधान किन किन तरह से किन किन अंगों के साथ काम करेगा, संविधान के अंदर क्या क्या निहित हो, इन सभी चीजों को लेकर नेहरू जी ने 13 दिसंबर को उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। हालांकि उद्देश्य प्रस्ताव तुरंत पास नहीं हो पाया, क्योंकि उस समय एक तो मुस्लिम लीग बहिष्कार कर चुकी थी, दूसरे डॉक्टर अम्बेडकर जैसे कई ऐसे सभा के सदस्यों ने इसका विरोध किया था, कहा कि नहीं, जब तक सभी लोग नहीं शामिल हो जाते तो इस उद्देश्य प्रस्ताव पर चर्चा करना बेकार है। इसीलिए उद्देश्य प्रस्ताव जाके अंततः 22 जनवरी 1947 को या 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव पास हो पाया। इसका मतलब यह हुआ, तय हो पाया कि हम किन किन मुद्दों पर बात करेंगे, पूरे संविधान सभा में किन किन मुद्दों पे काम किया जाएगा, संविधान का ढांचा कैसा होगा, संविधान के तहत शासन कैसे चलाया जाएगा, इन सब बातों को लेकर हम चर्चा जो करने वाले थे उद्देश्य प्रस्ताव में, यह जाकर 22 जनवरी 1947 को पास हो पाया। ये भी एक फैक्ट छोटे छोटे एग्जामों में प्रश्न पूछ सकता है। और सबसे पहले थोड़ा सा हम इस पर और चर्चा करेंगे कि डॉक्टर अम्बेडकर का महत्व क्या है। डॉक्टर अम्बेडकर इतने इंपॉर्टेंट क्यों है संविधान सभा को लेकर। कई बार जो डॉक्टर अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं वो तो बड़े फेवर में रहते हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान का निर्माण किया, बहुत सारा काम किया, लेकिन जो डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा से परिचित नहीं है वो थोड़ा सा उनको अटपटा लगता है। वो डॉक्टर अम्बेडकर को संविधान सभा में सिर्फ एक सदस्य के रूप में देखते हैं, वो नहीं मानने को तैयार हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर का एक अथक प्रयास रहा है संविधान सभा में और संविधान के निर्माण करने की प्रक्रिया में। थोड़ा सा डॉक्टर अम्बेडकर को समझते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे इसको लेकर कि डॉक्टर अम्बेडकर चूंकि दलितों के कौम से पैदा हुए थे और दलितों की स्थिति वैसे ही रही वहां पर। डॉक्टर अम्बेडकर क्यों महत्वपूर्ण है, इस पर चर्चा करना जरूरी है उसकी, क्योंकि बार बार इसकी चर्चा हम लोग करेंगे। इसलिए क्यों महत्वपूर्ण है कि डॉक्टर अम्बेडकर दलित कौम में पैदा होते हैं और दलित कौम में पैदा होने के बाद भी शिक्षा की उन ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं जिन ऊंचाइयों तक भारत का कोई भी व्यक्ति नहीं पहुंच पाया। और अगर यूं कहें कि पूरे विश्व में अगर शैक्षणिक जगत की बात करें तो डॉक्टर अम्बेडकर का स्थान पहले दूसरे नंबर पर ही आता है, तो इनको समझना बहुत जरूरी है। डॉक्टर अम्बेडकर सबसे पहले संविधान सभा के लिए चुनाव लड़े और लड़े बॉम्बे से, और बॉम्बे में चुनाव हार गए। बॉम्बे में चुनाव लड़ा, बॉम्बे से चुनाव लड़ा इन्होंने और चुनाव हार गए। और ये चुनाव जब हारे तो वहां पर MR जयकर, इनको जो चुनाव हराया था वो बंदा, उनका नाम था MR जयकर। MR जयकर साहब ने इनको चुनाव में हरा दिया था। अब इनको इनके रास्ते तो बंद हो गए, कहाँ जाते, कैसे संविधान सभा में पहुंचते। फिर इन्होंने पश्चिम बंगाल से गए और ये बंगाल से चुनाव लड़े और बंगाल से जब इन्होंने चुनाव लड़ा तो बंगाल में एक जगह था जयसुर कुलना, यहां से उन्होंने चुनाव लड़ा और मुस्लिम लीग की सहायता से लड़ा। सबसे बड़ी बात है कि मुस्लिम लीग ने इन्हें यहाँ पर समर्थन दिया था और डॉक्टर अम्बेडकर मुस्लिम लीग के समर्थन से जयसुर कुलना से चुनाव जीते। इस चुनाव जीतकर फिर संविधान सभा में पहुंचे थे। अब आपको को थोड़ा सा ध्यान रखना होगा यहाँ पर कि चूंकि 15 अगस्त 47 को हम आजाद हुए, 14 अगस्त को पाकिस्तान आजाद हुआ। क्योंकि जो मुस्लिम लीग के सब बंगाल का जो हिस्सा था, पूर्वी बंगाल जो भी बांग्लादेश के रूप में है, तो जो हिस्सा था यह 14 अगस्त यानी 15 अगस्त को ये चला गया पाकिस्तान में। अब समस्या है कि जब ये पाकिस्तान में चला गया पूरा क्षेत्र, तो यह बाबा साहब की जो उम्मीदवारी थी अम्बेडकर की, या फिर खारिज हो गई। अब यह कहीं के मेंबर नहीं रहे, अब यह संविधान सभा के मेंबर थे ही नहीं। अब समस्या आई, अब क्या किया जाए। लेकिन उसका एक समाधान ये निकला कि उस समय चूंकि संविधान सभा में संवैधानिक सलाहकार के रूप में BN राव काम कर रहे थे। BN राव का नाम आपने सुना होगा और BN राव बड़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है हमारे संविधान सभा के लिए, बहुत जानकार
ये पहली बार BN राव एक ऐसे व्यक्ति हैं जो पहली बार अंतर्राष्ट्रीय जो कोर्ट होता है उसमें भारत की तरफ से पहले जज बने थे, वही BN राव साहब हैं। BN राव साहब जब ये संवैधानिक सलाहकार थे तो उन्होंने BN राव साहब ने कहा राजेंद्र प्रसाद साहब से मिले, क्योंकि उस समय अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद जी, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से मिले BN राव। और BN राव साहब जब मिले तो उन्होंने निवेदन किया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से कि अध्यक्ष जी, इस संविधान सभा में डॉक्टर अंबेडकर का होना नितांत आवश्यक है। आपको उन्हें किसी न किसी रास्ते से अंबेडकर को यहाँ लाइए, क्योंकि अगर नहीं लाएंगे तो ये थोड़ी थोड़ी दिक्कतें आ सकती हैं। वो बहुत योग्य आदमी है, बहुत जानकार आदमी है, विश्व के तमाम संविधानों का अध्ययन किया है, तो भारत के संविधान के लिए बड़ा हितकारी होगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिल्कुल बिना देरी किए हुए तत्काल उन्होंने BN राव साहब के सलाह को माना। उन्होंने एक पत्र लिखा। पत्र किसको लिखा? उन्होंने बॉम्बे में, उस समय बॉम्बे में PM, बॉम्बे के जो संस्था है उसको PM होता था, जैसे अभी CM होता है स्टेट में, उस समय बॉम्बे के हर स्टेट के, कुछ स्टेट के जो मुखिया होता है उसको PM कहा जाता था। तो उस समय BM उन्होंने क्या किया कि इन्होंने BG खेर, उस समय PM थे महाराष्ट्र के, उसमें थे BG खेर। इन्होंने राजेंद्र प्रसाद ने उनको लेटर लिखा, एक पत्र लिखा कि भाई किसी भी तरह से और अपने बॉम्बे वाले क्षेत्र को खाली कराओ, और खाली कराने के बाद यहाँ से डॉक्टर अम्बेडकर को चुनकर भेजना है। तत्काल BG खेर साहब ने क्या किया? BG खेर साहब ने वहां पर जयकर, MR जयकर, याद करिए जगह मैंने कहा था, इस MR जयकर साहब से इस्तीफा लिया गया, और इस्तीफा लेने के बाद वो सीट खाली करके फिर डॉक्टर अम्बेडकर को बॉम्बे से चुनकर भेजा गया। प्रश्न पूछता है कि डॉक्टर अम्बेडकर संविधान सभा में कहाँ के मेंबर थे, कहाँ से मेंबर थे? तो ध्यान रखिए कि बॉम्बे से मेंबर थे, क्योंकि पहली बार हारे थे और अंततः काफी लंबे समय तक बॉम्बे के मेंबर बॉम्बे से ही जीत कर आए। अगर पूछ ले कि डॉक्टर अम्बेडकर पहली बार कहाँ से चुने गए थे, तो आप निश्चित रूप से बंगाल या जयसुर कुरला जैसे ऑप्शन को देख सकते हैं, और अगर ऐसे ऑप्शन है तो निश्चित रूप से बंगाल या जयसुर कुरला ही सही उत्तर माना जाएगा। लेकिन अगर 47 के बाद की बात करता है तो फिर लंबे समय तक तो बॉम्बे से ही डॉक्टर अम्बेडकर मेंबर बने रहे। ये रहा दूसरी चीज ये रही कि जो प्रारूप अम्बेडकर की जो मेन बात थी कि क्यों वो कैसे जीत कर आए यहाँ तक। दूसरी बात, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि डॉक्टर अम्बेडकर चूंकि कानून के बहुत जानकार थे, उन्होंने बहुत से देशों का संविधान का अध्ययन किया था। उन संविधान के अध्ययन करने के साथ साथ उन्होंने देखा था बहुत चीजें उनको प्राप्त हुई थी। वो चाहते थे कि भारत के संविधान में ऐसी चीजों को शामिल किया जाए जिससे भारत के अंदर जो जाति व्यवस्था है, वर्ण व्यवस्था है, जो सामाजिक रूप से उन वर्गों को उत्थान के रास्ते पर लाना चाहते थे, वो सारा जो उनके मन में एक ढांचा बना हुआ था, एक सपना था, वो सब संविधान सभा के माध्यम से पूरा करना चाहते थे। इसलिए उनका होना इस सभा में बहुत इंपॉर्टेंट था। इसलिए डॉक्टर अम्बेडकर बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है संविधान सभा के लिए। आगे देखते हैं, इसको आगे बढ़ते हैं कि लेकिन ये BN राव साहब ने पहले ही संविधान का जो है प्रारूप तैयार कर लिया था। वही प्रारूप जिसको हम ड्राफ्टिंग कह रहे हैं, ड्राफ्टिंग कमेटी। तो जो प्रारूप बना था, इसी प्रारूप कमेटी का चेयरमैन, अध्यक्ष डॉक्टर अम्बेडकर को चुना गया। डॉक्टर अम्बेडकर के अलावा भी 6 मेंबर थे, लेकिन 6 मेंबर के बाद जो भी मेन काम जो था, जो ड्राफ्टिंग का काम था, BN राव साहब और डॉक्टर अम्बेडकर ने मिलकर उसको एक अंजाम दिया, उसको एक प्रतिफल के रूप में उसको सामने रखा, और अंततः इस प्रारूप समिति की महत्वपूर्ण समिति के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर अम्बेडकर को चुना गया। अब इस प्रारूप क्या था? डॉक्टर BN राव साहब ने जो प्रारूप बनाया था उसका मतलब यह था कि इसको एक चीज और कहा, प्रारूप को हम एक बार प्रश्न पूछा था राजस्थान PCS में कि पांडुलेखन समिति क्या है? तो पांडुलेखन समिति कुछ और नहीं है बल्कि प्रारूप समिति ही है। पांडुलेखन समिति पूछ ले, ड्राफ्टिंग कमेटी पूछ ले, पांडुलेखन प्रारूप समिति पूछ ले, तो इस तरह का अगर 2-3 शब्द यूज करता है तो आप मान के चलिए कि प्रारूप समिति के बारे में पूछ रहा है, ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में ही पूछ रहा है। ये होगा इसका। अब इसमें चूंकि मेंबर कई लोग थे, आप देखेंगे कि अम्बेडकर के बाद एक आयंगर थे, अय्यर साहब थे, मोहम्मद सदुल्लाह साहब थे, माधवराव जी थे, TT कृष्णाचार्य थे और KM मुंशी थे। एक बार प्रश्न पूछा था कि KM मुंशी पूछा था कि सारे जो प्रारूप समिति के जो मेंबर थे उसमें कौन मूल रूप से कांग्रेसी था। तो चूंकि आयंगर, अय्यर,
सब मोहम्मद सादुल्लाह, एक तो केवल एक मेंबर सादुल्लाह जो साहब थे बस मुस्लिम लीग के थे। उसके अलावा जितने मेंबर थे सब कांग्रेस के बैनर तले जीत कर आए थे। डॉक्टर अम्बेडकर खुद कांग्रेस से जीत कर आए थे बॉम्बे से। लेकिन कारण क्या थे कि उसके 5 मेंबर जो थे, 6 मेंबर में एक तो पूरी तरह से जो थे वो मुस्लिम लीग के मेंबर थे सादुल्लाह साहब, लेकिन उसके अलावा जो मेंबर थे सारे के सारे कांग्रेस के बैनर तले थे। लेकिन जो उसमें मेन कांग्रेस के वर्कर के रूप में थे के मुंशी साहब थे। उसके अलावा जितने मेंबर थे ये लोग 30 ऐसे मेंबर थे जो कांग्रेस के बैनर तले जीते थे, लेकिन वो कांग्रेस के मूलतः थे नहीं। कांग्रेस ने उनको लाया था संविधान सभा में ताकि काम बेहतर हो जाए, लेकिन वो मूलतः मेंबर नहीं, तो उनका चरित्र कांग्रेसी नहीं था। अगर इस तरह का प्रश्न कोई पूछ लेते हैं तो के मुंशी मूलतः कांग्रेसी थे और ना तो कांग्रेसी सभी के सभी थे। चलिए अब इसके बाद अब संविधान सभा से जो प्रश्न बन सकता है वो ये है कि इसमें चूंकि 30 मेंबर जो कहा यहाँ पर कि टोटल कांग्रेस के 208 मेंबर थे और 208 मेंबर में 30 मेंबर ऐसे थे जो कांग्रेस से पूरी तरह बिलोंग नहीं करते थे, लेकिन कांग्रेस के बैनर तले ही जीतकर संविधान सभा में आए थे। एक प्रश्न और पूछता है कि संविधान सभा में कुल कितने अधिवेशन हुए? तो संविधान सभा में कुल अधिवेशन कई जगह मैंने पढ़ा, तो कई जगह अधिवेशन की जब बात हुआ अधिवेशन, तो कई किताबों में देखा कि इसको 11 अधिवेशन दिया गया, लेकिन नहीं, 11 अधिवेशन इसलिए नहीं कहा जाएगा कि जो अंतिम अधिवेशन था +1 कर दे तो 24 जनवरी 1950 को जो अंतिम अधिवेशन था, जिसमें इसी अधिवेशन के तहत पूरे संविधान सभा के सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए, इसको शामिल करते हुए टोटल 12 अधिवेशन माने जाते हैं। और अगर प्रश्न पूछता है कि संविधान सभा के कितने अधिवेशन हुए, तो हमें निश्चित रूप से 12 अधिवेशन का ही जिक्र करना होगा। क्यों? क्योंकि अंतिम वाले को भी अधिवेशन के रूप में शामिल करना होगा कि जब पूरे सारे मेंबर्स मिलकर संविधान पर हस्ताक्षर किए थे और हस्ताक्षर करने के बाद संविधान पेज प्रोफाइल होगा कि नहीं संविधान हमारा बन चुका है। और यह चूंकि 26 नवंबर 1949 को संविधान को हम लोगों ने एक्सेप्ट किया था, 26 नवंबर 1949 को, और 1949 को इसी दिन को हम विधि दिवस के रूप में मनाते थे। कई बार एक बार प्रश्न पूछ चुका है, विधि दिवस के रूप में मनाते थे और ये विधि दिवस के रूप में हमेशा मनाता जाने लगा। लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर के 125वें जयंती पर, डॉक्टर अम्बेडकर के 125वें जयंती पर इस विधि दिवस को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। एक चीज फैक्ट भी याद रखिए आपको, अगर कभी पूछ ले कि विधि दिवस से संविधान दिवस कब कन्वर्ट हुआ, तो डॉक्टर अम्बेडकर के 125वें जयंती पर इसको विधि दिवस के रूप में विधि दिवस से संविधान दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। ठीक है, ये हो गया आपका। दूसरा चीज इसमें एक चीज और हमें फैक्ट ध्यान रखना होगा कि 26 नवंबर 1949 को इसमें सिर्फ 16 अनुच्छेद जो थे, अनुच्छेद ही एक्सेप्ट हुए थे। कि जिस दिन हम, चूंकि आप अगर प्रस्तावना को ध्यान रखें तो उसमें देखिए लिखा रहता है कि 26 नवंबर 1949 को आत्मार्पित करते हैं। तो जब हम आत्मार्पित करते हैं, संविधान को स्वीकार करते हैं, उस दिन सिर्फ मात्र 16 अनुच्छेदों को हम स्वीकार कर रहे थे। 16 अनुच्छेद में जो बातें थी उन्हीं को हम एक्सेप्ट कर रहे थे। इसके अलावा जो भी बातें थी वो 26 जनवरी, फिर उस लास्ट में जब 16 अनुच्छेद के बाद जो भी अनुच्छेद बदले थे वो 26 जनवरी 1950 को सीधे हमने एक्सेप्ट किया। इसका मतलब कि उस दिन संविधान को पूर्णतः हमने लागू अपने ऊपर कर लिया था, लेकिन 26 नवंबर 1949 को सिर्फ मात्र 16 अनुच्छेद ही हम लोगों ने स्वीकार किया था। अब इसको और देखिए, दूसरी चीज को देखा जाएगा इसको, तो इसमें जब संविधान सभा 24 जनवरी को 50 को मिली, तो इस पर मात्र 284 मेंबर ही साइन किए। 284 मेंबर ही साइन किए। ऐसा क्यों? ऐसा कुछ प्रश्न बन सकता है आपके मन में कि 284 मेंबर क्यों? 389 का आंकड़ा हमारा था, लेकिन ध्यान रखना होगा 389 के आंकड़े में ये ध्यान रखना होगा हम लोगों को कि 73 जो आंकड़ा मुस्लिम लीग का था वो तो चले गए। 284 साइन किए, कुछ लोग साइन नहीं किए, जैसे मोहम्मद सादुल्लाह ही मेंबर थे लेकिन साइन नहीं किया।
कुछ और भी मुस्लिम लीग के जो चले तो गए मेंबर थे, उसमें मुस्लिम लीग के साथ निकल गए, लेकिन बहुत से मेंबर थे कहे कि नहीं हम साइन नहीं करेंगे। उसमें सादुल्लाह साहब थे और 2-3 ऐसे मेंबर साइन नहीं किए, लेकिन 284 लोगों का अंतिम हस्ताक्षर था, जिस पर सबसे पहला साइन जवाहरलाल नेहरू का है और सबसे अंतिम साइन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का है एज ए संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में। यह बात हुआ। साथ में इसके एक चीज और इसमें हमें देखना होगा कि चूंकि 26 जनवरी 1950 को संविधान पूरी तरह लागू हो चुका था, संविधान सभा के कार्यों के बाद, संविधान के निर्माण के पश्चात। साथ में एक चीज और हमें इसमें देखना होगा कि हम देखते हैं कि 1952 में पहली बार भारत में आम चुनाव होता है। आम चुनाव क्या होता है? 1952 में आम चुनाव होता है हमारे यहाँ। और चूंकि संविधान में बड़ा साफ साफ लिखा हुआ है कि संविधान में संशोधन का काम, संविधान में संशोधन का जो काम होगा उस काम संसद का है। तो अगर संविधान सभा की बात करें तो संसद एक तो निर्माण, संविधान निर्माण और दूसरे एक तरफ अगर हम देखें इसको लिखे संसद, तो क्या होता कि यही संविधान सभा एक टाइम में संविधान सभा के रूप में काम करती थी, संविधान निर्माण करने के रूप में काम करती थी, और दूसरे टाइम में शाम के समय या पार्लियामेंट के रूप में काम करती थी, संसद के रूप में काम करती थी। अब कैसे? संविधान जब निर्माण हो रहा था तो इसके अध्यक्ष थे राजेंद्र बाबू, यानी कि राजेंद्र प्रसाद थे। और जब संसद के रूप में काम करते थे तो इसका नाम था, जो अध्यक्ष करते, जीवी मावलंकर साहब जो थे या उसकी अध्यक्षता करते थे। तो अगर हम इसकी चर्चा करें कि 1951 में पहला संविधान संशोधन हुआ और चूंकि 52 में पहली बार आम चुनाव हुआ, निर्वाचन हुआ, तो चूंकि संविधान सभा का निर्वाचन हुआ ही था। ये अलग बात है, कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, निर्माण में जो कांग्रेस के सदस्य थे वो वैसे ही आ गए, कोई बस अप्रत्यक्ष चुनाव हुआ। लेकिन अगर प्रत्यक्ष चुनाव होता तो भी कांग्रेस के उतने ही मेंबर जीतते, कोई मेंबर बदलता नहीं, क्योंकि उसमें राष्ट्रीय आंदोलन के जो चरित्र था उसमें कांग्रेस हावी थी और कांग्रेस के इर्द गिर्द ही घूमकर पूरा टोटल राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था। तो अगर ये कहा जाए कि नहीं चुनाव ही नहीं हुआ, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष का मामला अगर माना जाए, तो मुझे लगता है कि सही नहीं है, क्योंकि चुनाव होता तो भी उतने मेंबर 208 ही जीत कर आते इनके कांग्रेस के, और अप्रत्यक्ष हुआ तो भी 208 है। तो इस पर बहुत ज्यादा चर्चा करने की आवश्यकता हम लोग को नहीं है। लेकिन जब ये मावलंकर साहब संसद का, इसका मतलब हुआ कि यही संविधान सभा एक समय संविधान निर्माण का काम करती थी और दूसरे समय पार्लियामेंट का काम करती थी। तो पार्लियामेंट, अब देखिए जब राजेंद्र बाबू का चुनाव हुआ, पहली बार जब चुनाव हुआ तो एकदम साफ लिखा गया कि यह भारत के प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति। अब यह निर्वाचन तो हुआ नहीं, निर्वाचन कहां से हुआ? तो संसद ने निर्वाचन किया। ऐसे ही जीवी संसद जो सेकेंड संविधान निर्माण सभा जो थी, यही काम किया, संसद के रूप में इनका निर्वाचन किया, क्योंकि उन्होंने पूरा तरह एक मेमोरेंडम जारी किया गया था कि जिनको राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना है वो पर्चा भरे। एक ही मात्र पर्चा आया था राजेंद्र बाबू का, इनके खिलाफ किसी ने कोई पर्चा भरा ही नहीं। इसलिए स्पष्ट कहा गया कि इनका निर्वाचन हुआ है। कई बार मन में प्रश्न आता है कि इनका निर्वाचन हुआ कि मनोनीत हुए, तो ऐसा नहीं है, इनका निर्वाचन हुआ है। ठीक है, तो दिमाग में आपको होना चाहिए था। अब अंत में इसका थोड़ा सा एक और करके इसको संविधान सभा की बात को मैं समाप्त करूंगा कि एक प्रश्न आता है कि स्टेटमेंट के रूप में आता है। कई ऐसे अंग्रेजों का आरोप है कि इस संविधान सभा को लेकर चर्चिल उस समय हिंदुओं की, जो चर्चिल कह रहा था कि ऐसा विवाह जिसमें दुल्हन गायब है, संविधान सभा की पहली बैठक में वही बात भी कहता है, संविधान सभा को लेकर कहता है कि संविधान सभा को एक ही जाति की संस्था मानता है, वो सिर्फ जाति पर लाके खड़ा करता है। चर्चिल कहता है कि एक स्टेटमेंट पूछता है बार बार कि संविधान सभा को एक जाति की संस्था किसने कहा। तो ध्यान रखिएगा, चर्चिल साहब 2 स्टेटमेंट देते हैं। एक तो ऐसा विवाह जिसमें दुल्हन गायब है, संविधान सभा के प्रथम बैठक में, और फिर बाद में कहते हैं कि एक संविधान सभा एक ही जात की संस्था है, अर्थात ये जाति पर आ जाते हैं। चर्चिल के 2 स्टेटमेंट है। एक बड़ा और फेमस स्टेटमेंट है, संविधान सभा को हिंदुओं की संस्था किसी व्यक्ति ने कहा था। तो एक भी स्टेटमेंट कई बार पूछ चुका है कि संविधान सभा को किसने हिंदुओं की संस्था मानता है। तो याद देखिए आप कि लॉर्ड साइमन कमीशन 27 में हमारे आया था। तो साइमन जो था वो कहा था कि सिर्फ हिंदुओं की संस्था है, या इसमें कोई, क्योंकि उसने कहा कि इसमें मुस्लिम नहीं है, किसी और जाति संप्रदाय के लोग नहीं है, सिर्फ हिंदुओं की संस्था है। तो इसने एक आरोप लगाया था कि चूंकि यह हिंदुओं की संस्था है। तो एक भी स्टेटमेंट को याद रखना चाहिए। अब
सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि एक स्टेट मेंबर जब अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हो रही थी, तो बैठक के तहत सारे मेंबर्स अपनी अपनी बात को रख रहे थे कि संविधान का निर्माण कैसे हुआ, क्या क्या हुआ। उस बातों में सभी लगभग अधिकांश मेंबरों ने डॉक्टर अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद की बहुत तारीफ किया। राजेंद्र प्रसाद के बारे में उन्होंने कहा कि राजेंद्र प्रसाद जी के नेतृत्व में संविधान का निर्माण हुआ है, बहुत अनूठा काम है। लेकिन जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जब उठे बोलने के लिए, तो उन्होंने कहा, बड़ा अच्छा स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि अगर मैंने अपने जीवन में कुछ अच्छा काम किया है तो सबसे बेहतर काम किया था कि डॉक्टर अम्बेडकर को प्रारूप समिति का चेयरमैन बनाकर। उसकी परिणाम हम देखने को पा रहे हैं कि अगर मैंने जिंदगी में कुछ भी अच्छा किया होगा तो उसमें सबसे अच्छा काम अगर मेरा कोई है तो सिर्फ यही है कि डॉक्टर अम्बेडकर को मैंने प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया। उसका परिणाम है कि आज हम संविधान लेकर खड़े हैं। तो इससे एक डॉक्टर अम्बेडकर की भूमिका और भी तय हो जाती है कि जो बार बार प्रश्न मन में आता है कि संविधान निर्माण में डॉक्टर अम्बेडकर सिर्फ एकमात्र व्यक्ति नहीं थे। सत्य है कि एकमात्र व्यक्ति नहीं थे, लेकिन इनका प्रयास एक तरफा तो नहीं कह सकते, लेकिन ऐसा प्रयास था इनका कि पूरे संविधान सभा की बातों को, तर्कों को समझना, उनका जवाब देना। लगभग 5000 से ज्यादा संशोधन शामिल किए गए थे, संविधान सभा ने प्रस्तावित किया था, जिसमें बाबा साहब ने अकेले 3000 संशोधनों को खारिज कर दिया था। लगभग अप्रॉक्स 2000 संशोधनों को शामिल किया, और संशोधनों को शामिल करने के बाद एक बेहतरीन संविधान भारत के आवाम को दिया। इस तरह भारतीय संविधान सभा एक भारतीय संविधान का निर्माण कर पाई, एक अच्छे आइन का निर्माण कर पाई। और इस तरह कुछ तथ्यों को देखें तो इससे ज्यादा मुझे लगता है कि संविधान सभा पर प्रश्न नहीं बनने चाहिए। चलिए, आज के इस संविधान सभा के टॉपिक को समाप्त करता हूं, और मेरे आवासीय दुनिया के मित्रों को इस बात के साथ क्लास को बंद करूंगा कि जो भी कमियां लगे, समस्याएं आए, उनको एक टिप्पणी के माध्यम से हमें चैनल पर, हमारे फेसबुक पेज पर जरूर बताइएगा, ताकि मैं आने वाले समय में जब भी कोई वीडियो डालूं तो उसमें कुछ न कुछ परिवर्तन करता रहूं, कुछ आप लोगों से सीखता रहूं, कुछ अपने आप को अपडेट करता रहूं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।